भाई सर आप खुश लग रहे हो, मैं खुश तो हूँ यार। देखो मेंस के पेपर के बाद आई बी वेरी ऑनेस्ट, एनीबडी हु इज कमिंग फ्रॉम मेंस, टच वुड, मेरी नजर ना लगे बस किसी को, आके वही बोल रहा है कि सर मेंस का पेपर बहुत अच्छा गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। भाई दो ही टाइम होते हैं खुश होने के, एक एग्जामिनेशन और एक रिजल्ट, मेरे लिए एज ए टीचर तो। बाकी टाइम तो क्लासेस ही क्लासेस हैं। प्रीलिम्स जैसा पेपर आ जाए तो ज़्यादा खुश हो भी नहीं सकते, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट मेंस का पेपर तो इट हैज जेन्युइनली मेड मी हैप्पी यार, जेन्युइनली इट हैज रियली प्रूव्ड कि कंटेंट ही है अल्टीमेटली जो काम आएगा, कंटेंट और राइटिंग की स्किल, जो मैं बोल बोल के घिस गया हूँ पूरा। दैट इज ऑल दैट मैटर। अब देखो भी, देखोगे एक बार पूरा पेपर, ठीक है चलो। और मेरा मुंह मत देखना, लिखना है ना, प्लीज राइट वट एवर इज बिंग डिस्कस टुडे। एवरीबडी ऑनलाइन ऑल्सो, कैमरा ओपन करके बैठो भाई सब लोग। हाँ गैलरी भी कर दो, चलेगा। नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, मैं बता रहा हूँ। आप बस अच्छे से एग्जीक्यूशन कर लो, कुछ नहीं चाहिए और। ऑल राइट, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा मैं अपने वो भी शेयर करता रहूंगा जो ऑब्जर्वेशन है इस पेपर को लेके, तो जस्ट कीप नोटिंग देम डाउन, बिकॉज यूपीएससी एक पैटर्न की तरफ शिफ्ट होता है धीरे 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 धीरे। ऑप्शन में भी सेम चीज देखने को मिलेगी आपको कि कैसे जो लेटर पार्ट वाले क्वेश्चन हैं, उनके लेटर पार्ट वाले टॉपिक्स हैं, उनकी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये हर एक सब्जेक्ट में है, जीएस में भी है। तो ये चीज मैं भी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा धीरे से। थोड़ा एक बार देखते हैं, ऑडियो और तेज करवा दूं, देखना भाई और फुल सा कर दे अगर बचा है थोड़ा बहुत जगह तो। ठीक है, पहला, व्हाट डू मीन बाय डिजिटल रूपी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है कि न्यूएंसेस पकड़ने आने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रूपी, सिंपल है तो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस, दो बातें पूछी हैं, ऑफ इंडिया सीबीडीसी। अब यहां पे क्या होगा कि बच्चे क्या मिस करेंगे इसमें कि दो बातें पूछी हैं, दे विल इंस्टेड राइट व्हाट कि सीबीडीसी क्या है, वो नहीं लिखना है। दो हेडिंग, कंटेंट सेम है, मैं बार बार जो आप फोकस है मेरा वो पूरा का पूरा इस बात पे है कि आप एग्जीक्यूशन सीखो। कंटेंट ये हमें यही पता होगा पढ़ के कि सीबीडीसी क्या है, बट हाउ डू यू कन्वर्ट इनटू, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वर्किंग एंड प्रोग्रेस, सीबीडीसी काम कैसे करेगा और सीबीडीसी अभी तक कहां तक कितना पहुंचा है। तो वेन एवर यू टॉक अबाउट प्रोग्रेस यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द हिंडरेंसेस इन दैट प्रोग्रेस एंड हाउ टू टैकल दोज हिंडरेंसेस। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो गया। तो समझो यूपीएससी आपसे पूछ यही रहा है कि ये दोनों चीजें क्या है, डिजिटल रूपी और सीबीडीसी है क्या, बट पूछ कैसे रहा है कि सीबीडीसी काम कैसे करेगा और अभी सीबीडीसी कहां तक पहुंचा है, टिल वेयर इज द प्रोग्रेस ऑफ इट। तो अपन को दोनों बातों को बस हेडिंग्स का ध्यान रखना है, कंटेंट सेम ही आएगा, बस हेडिंग चेंज हो जाएगी। एंड आपको याद होगा मैंने एक सजेशन दिया था कि कॉन्कर में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करते चलना। तो अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डाला हुआ था, तो वंस यू एड इट इनटू योर नोट्स यू आर सॉर्टेड। उसके बाद आपको इसी इतने ही कंटेंट से आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो हो जाएगा। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, सीबीडीसी क्या है वो पढ़ूंगा मैं, लेकिन सीबीडीसी वर्क कैसे कर रहा है वो मेरे को वहां से उठा के लिखना पड़ेगा। तो बस उतना सा ध्यान रखना है, दैट इज द ओनली सेशन यहाँ पे। बाकी तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट रियली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एक बार, एग्जामाइन द व्यू दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन इन द कंट्री लाइक इंडिया, ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड यहीं पे आंसर राइटिंग की स्किल देखी जाएगी। पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन का पार्ट है। तो यही दिखाना है हमें कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन से सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे होता है, राइट वो दिखाया, सिंपल है वो तो दिखाना। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कैसे ब्रेक करना है, एक सोशल पे एक इकोनॉमिक पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन से सोशल इंक्लूजन कैसे होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इकोनॉमिक इंक्लूजन कैसे होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है बोलो, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ देना।
तो अब फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे इंश्योरेंस सर्विस दिला सकते हैं, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे लीकेजेस कम हो जाएंगे, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे घोस्ट बेनिफिशियरीज कम हो जाएंगे, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे करप्शन कम हो जाएगा, फॉर्मल बैंकिंग में जोड़ेंगे वेलफेयर स्कीम का पेनिट्रेशन हो जाएगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी डिलीवरी हो जाएगी सर्विसेज की, टारगेटेड डिलीवरी हो जाएगी सर्विसेज की, डेटा बैक्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। अब ये पॉइंट्स हैं, बस क्या करना है, सोशल के सोशल में, इकोनॉमिक के इकोनॉमिक में लिंक करके लिखते चले जाना है, इतना सा काम है। वंस यू डू दिस योर आंसर इज सॉर्टेड। और अब आज मैं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को दिख रहे हैं हिना एंड ऑल, इंपीडेंस वाले बच्चों को भी जैसे इससे पहले ये बात समझा रहा था, आपको थोड़ी देर भारी इसलिए खड़ा होना पड़ा, यही बात समझा रहा था मैं कि अब गेम ये नहीं है कि मेरे को आर्ग्यूमेंट कितने याद है, गेम ये है कि मैं आर्ग्यूमेंट जनरेट कितने करके डेटा वगैरह कितना याद है। तो मेंस एक नॉच हायर क्या है अब कि मेरे को आर्ग्यूमेंट कितने जनरेट कर सकता हूं। अब जैसे मान लो मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आपके सामने भी 9 पॉइंट्स बोले, अब ये 9 पॉइंट में पढ़ के थोड़े आया हूं क्लास में, ऐसे ही मैं 9 पॉइंट और बोलूं मान लो, तो ये थोड़े कि मैं पढ़ के आया हूं क्लास में, नहीं, लेकिन इसका डेटा वो याद करने की जिम्मेदारी है अब हमारी कि कितने बैंक अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन कितने डोरमेंट पड़े हैं, लेकिन अब हमारा बेनिफिशियरी जो है वो गोस्ट बेनिफिशियरी ने कितने पकड़ लिए। तो जहां 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 जो जो भी पढ़ा, लेट्स से आपने ओडिशा में पढ़ा कि 40 लाख पकड़ लिए, डालो, इतने करोड़ बैंक अकाउंट डालो, इतने डोरमेंट डालो, ये डेटा। तो नाउ यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द आर्ग्यूमेंट्स। आज मुझे रेज हुआ कि कुछ बच्चे गलत ही पढ़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट रट रहे हैं, नहीं रटना नहीं आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट मेरे फ्रेमवर्क में कैसे सेट हो जाए ये ट्राई करना है, और उसके अलावा साथ साथ में डेटा पॉइंट्स, फैक्ट्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, ये सब, फिर बस मेरे को क्लास में आंसर में उसको अटैच करते चले जाना, दैट इज ऑल। तो उसका पहला पार्ट बहुत सिंपल है, दूसरे में बोल रहा है थ्रो लाइट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, एज इट इज, तो सब नोट्स में कवर्ड था, नॉट अ बिग डील। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, यूजफुलनेस क्या है, बच्चे क्या गलती करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है वो लिख के आएंगे और मार्क्स गए। आपको एग्जामिनर को कट टू कट ये दिखाना है कि मैं यूजफुलनेस पे लिख रहा हूं, वंस यू डू दैट मार्क्स आर सॉर्टेड। वो नहीं किया तो मार्क्स गए। तो यूजफुलनेस, द हेडिंग हैज टू बी, या तो 2 हेडिंग बनाओ, एक आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, दूसरी उसकी यूजफुलनेस, तीसरी हाउ इट कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड। ये भी कर सकते हो इसमें, यू कैन ऑलवेज टेल द एग्जामिनर कि आरबीआई के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये यहां पे अब आप कमेटी वगैरह डाल सकते हो, थोराट कमेटी वगैरह पढ़ोगे आप, यहां पे आप कमेटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट नहीं हो कि आप आरबीआई के इंडेक्स पे कमेंट करो, तो कैन ऑलवेज ऐड अ कमिटी हियर टू प्रूव योर पॉइंट। अगर स्पेस बचता है तो स्पेस नहीं बचेगा इतना, बिकॉज यू विल ऑलरेडी राइटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट अगर बचता है तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड अबाउट इट। हाँ हाँ, सॉरी, स्पेस कहाँ है यार, इतना इतना स्पेस है कहाँ, स्पेस ही नहीं है इतना। लिख के देखना पड़ेगा कि कितने स्पेस में आप क्या फुलफिल कर रहे हो। अब ऐसे तो इसमें एग्जामाइन लिखा है, तो मैं ये भी करूं कि यार इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन में दिक्कत क्या क्या आ रही है, पॉइंट तो करने को तो कितना कुछ कह सकता है। द पॉइंट इज कि 10 मार्कर में क्या क्या कर सकता हूं, बिकॉज मेन जो कोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेन डिमांड क्या है, सबसे पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल, इकोनॉमिक, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की यूजफुलनेस, ये 3 मेन कोर डिमांड है। इसके आसपास का सब पेरिफेरी है, लेकिन वो पेरिफेरी इग्नोर नहीं कर सकते, जहां जगह है लिख दो, चाहे भले छोटा सा कंक्लूजन में लिखना हो कि भैया देखो ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को फर्दर। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर एंड एग्जामाइन देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। याद है ये बात, मेरे को अभी भी याद है, मैं इधर से ऐसे मुड़ते हुए आप लोग क्लास में बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी मिशन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये 2 टॉपिक अभी तक नहीं पूछे, टेक्नोलॉजी मिशन, एक एनिमल रियरिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं, हो सकता है पूछ ले। एंड लुक एट व्हाट यूपीएससी हैज डन, टेक्नोलॉजी मिशन पूछा ही नहीं था आज तक, आप देखो उठा के। तो द फर्स्ट टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड टेक्नोलॉजी मिशंस, दैट इज व्हाई कीप ऑन सेइंग कि सिलेबस 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 कवर करो, कीवर्ड्स देखो सिलेबस के, उससे बाहर नहीं आएगा। And as it is, you have a question on technology mission. And look at how simple the question is. अब अगर आगे कभी भी टेक्नोलॉजी मिशन का क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेट करके आएगा, यहां से अब उसके लेवल को बढ़ाना शुरू कर देगा। पहले पूछेगा सिंपल पूछेगा, लुक एट द क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस टेक्नोलॉजी मिशन एग्रीकल्चर, एग्जामाइन द रूल इन फूड सिक्योरिटी। क्या सिंपल क्वेश्चन है, बस
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिशन हैं? बोलो 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 बोलो। करेक्ट 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 करेक्ट। तो यही सीधी सीधी हेडिंग आपको आपके नोट्स में टेक्नोलॉजी मिशन की डेफिनेशन भी दे रखी है, उस पर डेटा भी दे रखा है, वहां से शुरू करो, हेडिंग डालो टेक्नोलॉजी मिशंस, उसके अंदर पहला डिस्क्राइब, दूसरा डिस्क्राइब, तीसरा डिस्क्राइब, चौथा डिस्क्राइब, 5 6 7 पॉइंट्स कम से कम। फिर दूसरी हेडिंग रोल इन हाउ आर दे एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी, अगेन कम से कम 7 पॉइंट, 14 पॉइंट, खत्म, कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा। और दूसरा तरीका भी है करने का, यू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट, इधर टेक्नोलॉजी मिशन और इधर फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन। भाई पल्सेस है तो फूड सिक्योरिटी में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कर रही है, ऑयल सीड्स है तो फूड सिक्योरिटी में डिपेंडेंसी कम कर रही है, कॉटन है तो फूड सिक्योरिटी में इनकम एनहांसमेंट कर रही है, तो बेटर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, प्लांटेशन से पैसा आएगा। तो कैसे कैसे इधर से पकड़ा इधर डाला। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑलरेडी 10-12 लिस्टेड आपकी शीट में, वहां से उठाओ और ऐड करते रहो। हाँ रिवोल्यूशन वाला भी आ जाएगा इसमें, सही है, रिवोल्यूशन वाला भी आ जाएगा। प्रॉब्लम वगैरह तब लिखो जब स्पेस बचे, प्रॉब्लम लिखने का स्पेस ही नहीं बचेगा इस सब में। ठीक है आगे देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग एज इट इज। मार्केटिंग के चैलेंजेस पूछ रहे हैं, यही तो है। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? चैलेंजेस। भाई कोई चीज इनएफिशिएंट कब होती है? आप कभी पढ़ने में इनएफिशिएंट कब होगे? जब कुछ चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। तो ये सेम बात है। तो भाई एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग की इनएफिशिएंसी, अब मैं यही समझा रहा हूं, यही मैं बोल रहा हूं। वो ये नहीं बोलेगा आपसे राइट द चैलेंजेस ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग, राइट द सॉल्यूशंस, राइट द वे फॉरवर्ड, ये थोड़ी पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा बस। अब इतना तो समझना पड़ेगा ना यार कि इनएफिशिएंसी का मतलब चैलेंज है। वो आपने समझा, कीवर्ड एज इट इज इनएफिशिएंसी ऐड किया, नंबर ऑफ पॉइंट लिख के बात खत्म हो गई। ठीक है। सेकंड इज हाउ ई कॉमर्स हेल्प्स टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको याद होगा जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी कि कैसे ई कॉमर्स पूरी सप्लाई चेन में देखा था ना। नाउ ई कॉमर्स, अब यहां पे देखो कैसे सिंपल होता है, कैसे यू हैव टू ऑलवेज थिंक एंड जनरेट पॉइंट्स। ई कॉमर्स देखते ही इंसान के दिमाग में ई कॉमर्स का सबसे पहले टेम्पलेट आना चाहिए। ई कॉमर्स का टेम्पलेट आया और उसका ये पूरा का पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया। इनएफिशिएंसी ऊपर लिखी दी हमने कौन कौन सी है। अब वो पूछ रहा है कि इसको ई कॉमर्स कैसे ठीक करेगा। अब आप सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, ई कॉमर्स क्या करता है इस पे बात करते हैं। देखो भाई, ई कॉमर्स सबसे पहले रीच इंक्रीज करता है, मिडल मैन एलिमिनेट करता है, बोलते चले जाओ, स्केलिंग करवाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर करवाता है, बेटर प्रॉफिट रियलाइजेशन। अरे बोलो ना कुछ भाई। जितने ई कॉमर्स के पॉइंट्स आपके दिमाग में आते चले जाएंगे वो सारे एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग की इनएफिशिएंसी है। समझो कैसे। अगर एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग की ये एक इनएफिशिएंसी है कि मिडिलमैन होते हैं, तो ये क्या कर रहा है? मिडिलमैन एलिमिनेट कर रहा है। अगर एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग की एक इनएफिशिएंसी है कि भाई हाँ प्रॉफिट इनफ नहीं मिल रहा फार्मर को, क्योंकि वो तो अपने आसपास के गांव में बेचना पड़ रहा है उसको और वो एंड कंज्यूमर तक नहीं जा रहा, तो बिल्कुल हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर करवा रहा है। तो ऐसे वंस यू कीप ऑन थिंकिंग ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स, यही मैं बोल रहा हूं। अब ये नहीं अपने दिमाग में लगाने का मेरे को ई कॉमर्स के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट रट लूं मैं, नहीं अगली बार आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा दोबारा से। रेयरली इट हैपेंस कि लगातार बैक टू बैक 2 साल क्वेश्चन रिपीट हो जाए, रेयरली इट हैपेंस। अपने को यही समझना है, इस लर्निंग क्या लेनी है। द लर्निंग इज कि जो पॉइंट्स हैं वो मेरे जनरेट करने आने चाहिए और एग्जाम्पल्स और डेटा कमिटी फैक्ट रिपोर्ट्स में को याद होनी चाहिए। वंस यू डू दिस, इसके बाद सिर्फ अटेनमेंट बचेगा, सिर्फ उसको अटैच 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 अटैच। अगर यहाँ पे मुझे पता है अब कि मिडिलमैन कितने हैं, अगर मुझे पता है अब कि बाकी जगह पे कौन कौन से, अब जैसे इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री मार्केटिंग प्रोड्यूस है, ये तो लिखा था। हाँ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग में इनएफिशिएंसी क्या है पूछ रहा है, तो इनएफिशिएंसी चैलेंजेस से तो लिंक है। मिडिलमैन, एपीएमसी मंडीज ज्यादा ना होना, जो फार्मर है उसके पास इनफ टेक्नोलॉजी ही ना होना कि वो मार्केटिंग ई नेम बोल दे, आपने टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सर्विस है नहीं, कार्टेलाइजेशन होना, मार्केटिंग तक जाने के ट्रांसपोर्ट का ढंग की फैसिलिटी ना, टाइम पे पेमेंट ना होना, क्वालिटी, जो वहां पे क्वालिटी ग्रेडिंग पॉइंट लिखवाया था मैंने, याद करो कि सिर्फ इतने % के पास क्वालिटी और चेक्स हैं, तो वो कमी होना मार्केटिंग में, मार्केट में, इससे उनकी इनएफिशिएंसी बढ़ रही है, प्राइस सही नहीं मिल रहा फार्मर को। ये सारे पॉइंट इनएफिशिएंसी के, लिंक कर दिया इसके सॉल्यूशन को ई कॉमर्स से, आंसर खत्म। 10 मार्क है, क्या चाहिए? 15 पॉइंट तो ऐसे निकाल दोगे।
डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं ये। इसमें एज मिलेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, यूनिक कंटेंट पे, एग्जांपल्स पे। तो इस बात को बार बार अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग टू एग्जांपल्स हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प द इंडियन फार्मर्स इन प्रोसेसिंग देयर पेरिशेबल क्रॉप्स। डू यू गाइस रिमेंबर GS3 के जो PYQs का डॉक्यूमेंट है इकोनॉमी और एग्री का, उसके पहले पेज का लास्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? होना चाहिए याद। मैंने क्लास में पढ़ाते हुए बोला है कि इसको इग्नोर करना है, साइंस एंड का क्वेश्चन है। बताओ क्या क्वेश्चन था? ऐसे मत करो यार, मैं खुश हूं थोड़ा सा, मुझे खुश रहना दो प्लीज। ऑनलाइन? हाँ, कोई भी नहीं बता रहा। हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, ये क्वेश्चन था ना? नहीं याद है? ए खुदा मुझको बता, तू रहता कहां, क्या तेरा पता? ऐसे क्यों कर रहे हो भाई मेरे साथ? मेरे को लगता पेपर तो रट गए होंगे अब तक। फर्स्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। ये पढ़ाते टाइम पे आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन बोला था कि एग्रीकल्चर क्वेश्चन नहीं, मैंने नहीं डिस्कस किया है क्लास में, बिकॉज इज अ क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप वापस से इस बार का क्वेश्चन उठा के देखो, बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्ड द इंडियन फार्मर, सेम टू सेम थीम, बायोटेक्नोलॉजी हेल्पिंग इंडियन फार्मर। बस वहां पे पूछा था लिविंग स्टैंडर्ड और यहां पे पूछा है पेरिशेबल क्रॉप्स। इतना ही डिफरेंस आया, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर दिया। तो एनीबडी हु हैज रेड बायोटेक्नोलॉजी एड ऑफ फार्मर, खत्म। देखो, फार्मर को लेके 3 क्वेश्चन आए हैं इस बार, टेक्नोलॉजी और फार्मर को लेके। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मिशंस, तीसरा ना ई कॉमर्स भी चलो लगा लो मार्केटिंग के लिए। एक और क्वेश्चन आया है GS1 में, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स का GS1 में क्वेश्चन आया है, 15 मार्कर। कैसे? सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन है शायद, कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू एग्रीकल्चर बेटर हो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बन रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू। करेक्ट 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 करेक्ट। कहां पढ़ते हैं सैटेलाइट्स और क्लाइमेट स्मार्ट? कहां पढ़ा है आपने? ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स में जो वो लिखा था ना, प्री सोइंग, सोइंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, तो वो सब में जब हमने ई टेक्नोलॉजी के सारे एग्जांपल लिखे थे, ये मेघदूत ऐप, फलाना ऐप, ढिमाका ऐप, तो सब सैटेलाइट्स वाले जितने भी उसमें पॉइंट्स थे वो इसके पॉइंटर्स बनेंगे। GS1 में क्वेश्चन आया। सोचो एक एक थीम कि फार्मर एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा है, यहां से समझना है क्वेश्चन कैसे आते हैं। CBDC डिजिटल का क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी मिशंस टेक का क्वेश्चन, ई कॉमर्स टेक का क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी टेक का क्वेश्चन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक का क्वेश्चन। पकड़ो थीम्स, ट्रेंड्स पकड़ो। इफ यू स्टार्ट कैचिंग दीज ट्रेंड्स विल बी अ स्टेप अहेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पकड़ना इस बात को कि कितना ज्यादा यूपीएससी अपने ट्रेंड्स को फॉलो करता है। खैर, तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे फार्मर्स को हेल्प करेगा अपने पेरिशेबल क्रॉप्स की प्रोसेसिंग करने में। नाउ लुक एट दिस, क्या एक्चुअली में अगर टेक्निकली में बात करूं तो प्रोसेसिंग करना फार्मर का काम है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम है? ऑब्वियसली। फिर क्यों बोल रहा है ये कि फार्मर अपने पेरिशेबल क्रॉप्स की प्रोसेसिंग करे? क्योंकि टेक्निकली प्रोसेसिंग नहीं पूछ रहा है,
पेरिशेबल क्रॉप्स को प्रोसेस करने का क्या मतलब है कि जो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, जो जल्दी पेरिशेबल क्रॉप पेरिश हो जाती है, मतलब जो जल्दी पेरिश हो जाती है वो पेरिशेबल क्रॉप है, उसको हम कैसे, जितना भी फार्मर का जो भी काम है उसको रखना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ले जाके बेचना, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो जल्दी से कर सके, या फिर वो ऐसे कर सके कि थोड़ा टाइम मिल जाए उसको। पेरिशेबल क्रॉप में एक ही तो चीज करनी है, वो क्या है? शेल्फ लाइफ, जल्दी खराब ना हो। भाई मेरे पास अगर सेब है, मैंने सेब उगाया, वो जल्दी खराब हो सकता है, तो मेरे को इतना टाइम मिल जाए बस कि मैं इसको जाके मार्केट तक बेच आऊं, तब तक इसकी क्वालिटी बच जाए, दैट इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ। तो यू जस्ट हैव टू ऐड टू एग्जांपल्स वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इंप्रूव द शेल्फ लाइफ, खत्म हो गई बात। इतना सा क्वेश्चन है, बाकी तो टेम्पलेट बहुत आसान है ही इसका। नहीं बच्चे, कोल्ड स्टोरेज नहीं आएगा इसमें, बायोटेक का क्वेश्चन है, जीएम, जीन एडिटिंग, उस तरफ जाना है पूरा लेके, ध्यान से थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो भाई, अगेन अ वेरी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट रिएक्टर एंड थर्मल रिएक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप एफबीआर कल्पक्कम, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकलिटी, व्हाट आर इट्स इंप्लिकेशंस फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। तो क्रिटिकलिटी आया था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सब तो साइंस एंड टेक में देख लेंगे। Discuss how the contradiction between rapid infra development and disaster risk reduction in ecologically sensitive areas of India can be managed with suitable examples. Beautiful question. One of the best questions this year that has been asked. जो इस बात को 10,000 बार प्रूव कर सकता है कि जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ इंटरलिंक इंटरलिंक इंटरलिंक, तो क्यों बोल रहा हूँ? बता दो मुझे कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मान जाऊंगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बस ये बता दो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। पढ़ लिया? इतने टाइम पे तो आंसर लिखना शुरू करना था, जब तक ये फिगर आउट हो रहा है कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। करिए हाथ खड़े। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग डिजास्टर मैनेजमेंट? अरे कहीं तो हाथ खड़े करोगे, तो अगर है तो करो खड़े। ठीक है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इकोनॉमी, इंफ्रा कहां पढ़ते हो? इकोनॉमी आई 3 में। ये कहां पढ़ते हो? डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कहां पढ़ते हो? एनवायरमेंट में। सबसे ज्यादा बच्चों को ये लगा, प्राइम एफएसआई मुझे भी लगा, सबसे पहली बार देखते रहे डिजास्टर के 2 क्वेश्चन पूछ ले इस बार। वाह यार, कैसे? प्राइम एफएसआई देखोगे तो डिजास्टर का क्वेश्चन लग रहा है, बट डिजास्टर का उतना नहीं है जितना एनवायरमेंट का है। ये है डिजास्टर का, मना नहीं कर रहा हूं, डिजास्टर सिलेक्शन की बात हो तो डिजास्टर का पॉइंट आएगा ही, बट दिस इज अ क्वेश्चन वेयर बाई वी आर आस्किंग कि कोई एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसमें मेरे सामने कॉन्फ्लिक्ट है, और दुनिया में एनवायरमेंट का एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्या है? एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। डेवलप करके पेड़ काटूं या पेड़ रहने दूं? यही एक लौता कॉन्फ्लिक्ट यही है, दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में अगर मैं रैपिड इंफ्रा डेवलप करूं तो मेरा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो प्लान है वो खराब हो रहा है। ये क्वेश्चन है। तो भैया बताइए कि हाउ डू आई मैनेज इट। बस ये है टॉपिक पूरा का पूरा। अब समझो, देयर इज इको सेंसिटिव जोन दैट हैज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, but ecologically sensitive areas that do not given in a double quote is not a technical word here. You can have any area that is ecologically sensitive. Sensitive तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एग्जांपल पकड़ो, जैसे मान लो वेस्टर्न, अरे वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार तो है ही,
उन पे तो मैं जा ही नहीं रहा। एक काम करता हूं, दिल्ली ले लेता हूं। दिल्ली तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव होगा, तो प्रॉपर अर्बन सेंटर है। पर मैं कह रहा हूं कि मैं दिल्ली को प्रूव करके दिखाता हूं उस क्वेश्चन पे। देखो समझो, इफ यू कंसिडर फॉर अ while that Delhi is an ecologically sensitive area, now I am asking myself the question that there is a demand for rapid infra development because there is a demand for urbanization, because there is a demand for increasing population. But if I do rapid infra development, my Delhi, my city becomes more vulnerable to earthquakes. My city becomes more vulnerable to urban floods. It becomes more vulnerable to lakes encroachment. ये क्वेश्चन है, तो कैसे बैलेंस करूं? अब आप कोई भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पकड़ लो। मेरे को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चलाना है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार तो प्रॉपर इको सेंसिटिव है, सब कुछ ही है। अब वहां पे मेरे को इंफ्रा डेवलप करना है, स्ट्रैटेजिक इंफ्रा डेवलप करना है, लेकिन वो करने के चक्कर में पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ काटने पड़ेंगे तो डिजास्टर आएगा। वहां की पूरी कॉलेज बिगाड़नी पड़ेगी, वो करूंगा तो डिजास्टर आएगा। कोस्टल रीजन पकड़ लो, कोस्टल रीजन सेंसिटिव है। रैपिड इंफ्रा डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा का पूरा जितना भी कोस्टल है वो इरोड हो गया, या बिल्कुल आगे तक बिल्डिंग आ गई जहां तक नहीं आनी चाहिए थी, उस चक्कर में पूरा का पूरा डिजास्टर का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज दैट बेस लाइन क्वेश्चन, जो इसकी बेस लाइन, कई बार वर्ड यूज कर चुका हूं सामने, बेस लाइन। द बेस लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ये बेस लाइन है इसकी। नाउ एनी डेवलपमेंट कैन बी लिंक्ड टू डिजास्टर। तो ये क्वेश्चन एक टिपिकल, बिल्कुल टिपिकल क्लीशेड क्वेश्चन है, और देखने में देखो कैसा लग रहा है। हाउ टू मैनेजिंग डिजास्टर रिडक्शन मेडिकल एरियाज। इसके अंदर 10 पॉइंट लिखने हैं। ये करंट चैलेंजेस, पहले करंट चैलेंजेस बता दो, फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं वो बता दो। बिल्कुल क्लीशेड क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मतलब 2010 में पूछता होगा, लेकिन ऐसे पिरो के पूछेगा कि लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ लिया, कितना ही सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल हो गया है। हाँ, एनीथिंग, हिमालय पकड़ लो। हिमालय रैपिड इंफ्रा डेवलप करना है क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, डिजास्टर आ रहा है। एनीथिंग, यू पिक एनीथिंग, एनी एरिया, हर जगह दिख जाएगा। दैट इज वाई देयर एग्जाम्पल्स का कोई इसमें वो ही नहीं है, एंड ही नहीं है, इतने लिख सकते हो। वैनाड लैंडस्लाइड, बिल्कुल वैनाड, फटाफट 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 डेवलपमेंट, लैंडस्लाइड आ गई। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड हियर। चलो आगे देखो, तो इससे क्या लर्निंग मिली? द बिग लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाँ, डरना नहीं है। एक वो मीम चलता ना, सबसे पहली बात तो यह कि आपको घबराना नहीं है। तो कोई भी नया सा क्वेश्चन देख के कि यार ये सब क्या, सब कुछ नहीं है, जैसे बेस लाइन समझ में क्वेश्चन फॉल्स फ्लैट, बस थोड़ा सा वो, ठीक है। ओके, डिस्कस द एम्स एंड गोल्स ऑफ क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क मेंशन्ड एज कमिटमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, जिसको आता है उसको आता है, इसको नहीं आता नहीं आता है। बाकी ठीक है, सब बच्चे थोड़ा बहुत तो लिखते ही हैं इसमें, वो 13 to 13 वो सब ठीक है। Explain how fake news and disinformation pose threat to national security and public order in context. In this regard, discuss salient features of amendments in respect of the IT Rules 2021. हाँ जी, करो, बताओ, देखो क्या क्या सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के एक बार। सर ये तो हम 300 वर्ड्स का भी लिख दें, लिखना नहीं है, बट लिखना 150 का ही है भाई। आसान है, बहुत सिंपल है। तो दो बातें बोली हैं इसने, पहला फेक न्यूज, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन। एक काम इसने बहुत बढ़िया कर दिया आपके लिए, एक तो ये पूछा, लेकिन साथ साथ में ये वर्ड भी दे दिया। इसके आते क्वेश्चन सिंपल हो गया। बस एग्जामिनेशन में ध्यान दे देना इस बात पे, इसके आते क्वेश्चन कम से कम 50% 60% सिंपल हो गया। भाई पब्लिक ऑर्डर तो सब कुछ ही है, समझो। इफ आई एम सेइंग कि भैया फेक न्यूज के चलते मॉब लिंचिंग हो गई, पब्लिक ऑर्डर खराब।
फेक न्यूज के चलते इको चैम्बर बन गए, हेंस सोशल पोलराइजेशन हो गया, पब्लिक ऑर्डर खराब, कम्युनल वायलेंस। फेक न्यूज के चलते रीजनलिज्म बढ़ गया एंड हेंस किसी एक रीजन के लोगों के प्रति वायलेंस हो गया। महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोग पीट दिए मान लो फेक न्यूज के चलते, पब्लिक ऑर्डर। एनी सोशल इविल यू लिंक, विच हंटिंग हो गई। किसी भी एक फीमेल के खिलाफ फेक न्यूज चल गई कि भाई ये तो विच है, होती है ना, विच हंटिंग होती है जनरली, विडोज वगैरह के अगेंस्ट विच हंटिंग होती है, विच हंटिंग हो गई, खत्म पब्लिक ऑर्डर। ये बनते ही आपका क्वेश्चन आसान हो गया। तो दो हेडिंग बनाओ, एक फेक न्यूज, और इस पे तो आया भी नहीं हूं मैं, फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, दूसरा पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट है, एग्जांपल आर्गुमेंट देते चले जाओ, बात खत्म। 8-10 कितने पॉइंट लिख लोगे इसमें तो बहुत ही आसानी से। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि आईटी रूल्स में सिर्फ कौन कौन से अमेंडमेंट आए हैं। हाँ, अगर डायरेक्टली पता है, मतलब पता होना चाहिए वैसे, ठीक है, बट नहीं भी पता तो भी आईटी रूल्स को मैंने जब जब भी सोशल मीडिया गाइडलाइंस से डिस्कस किया है तब ये चीजें बताई ही हैं कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर कोई ऐसे जनरेटेड कंटेंट है जो कंप्लीट लिया है तो उसको हमें हमेशा क्लासीफाई होना चाहिए वो। अगर कुछ डीप फेक टाइप की चीज अपलोड हो जाए तो उसको सोशल मीडिया वालों को बोलो कि भैया तुम्हारे पास इतना टाइम है उसको टेक डाउन करने के लिए। तो ये सब बातें अपने खुद से भी लिख सकते हो। अगर आपके पास स्पेसिफिक कॉन्टेंट नहीं है तो स्पेसिफिक कॉन्टेंट तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, 3 पार्ट है बिल्कुल सिंपल से, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और अमेंडमेंट। 3 पार्ट। इन पहले वाले 2 में तो बहुत ही आराम से 5-5 6-6 पॉइंट आ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तीसरे वाले में 3-4 पॉइंट्स भी आते हैं, ऑल्सो मोर देन इनफ। हाँ, कुछ भी बच्चे, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क। लद्दाख इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड between China and Pakistan as a measure to win hearts and minds of locals. Discuss the BADP by the central government and civic actions by the army. Also discuss demand of promulgation of provision of the 6th schedule of the constitution for Ladakh. Ladies and gentlemen, welcome to the paper blurring strategy of UPSC. क्या काम है 6th schedule का GS3 में? कोई काम नहीं है. It should have been a proper question of GS2. GS3 में इसलिए पूछ लिया क्योंकि लद्दाख पूछना था, और लद्दाख के 6 शेड्यूल को क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से मना करती है कि नहीं नहीं 6 शेड्यूल इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा। पढ़ो पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वाले में काजीरंगा नेशनल पार्क वाले करंट, यस 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 एब्सोल्युटली नो इश्यूज एट ऑल। As a measure to win hearts and minds of local, discuss the BADP by the central government and civic actions by the army. नहीं बोला था क्या आपको कि भाई साहब जब भी पढ़ो गवर्नमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्म्ड फोर्सेस अलग अलग करके पढ़ना। यूपीएससी पहले पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, पूछा है। ऐसे दूसरा क्या बताया था, ऑपरेशनल, टेक्निकल, प्रोसीजरल अलग अलग करके पढ़ना। पहले पूछा है, आगे दोबारा पूछेगा। अपने पैटर्न्स पे रहता है वो, आपको पढ़ना है बस उन पैटर्न्स को। गवर्नमेंट ने इतना फोकस डाला है, डिजिटल एग्री, डिजिटल एग्री, डिजिटल फार्मर, सारे क्वेश्चन उसी के आसपास आ गए। सिमिलरली यहां पे भी वही है। अब गवर्नमेंट के क्वेश्चंस ये हैं कि भैया हम कैसे लोगों के दिल दिमाग जीते, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट हैज डन इट्स डीड। नक्सल मुक्त भारत अभियान चला दिया था, नक्सल मुक्त हो गए। लद्दाख में लोगों को जितना भी वो करना था वो कर दिया है, जो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी खत्म करनी थी वो कर दी है। तो अब हर जगह में क्या करना है, दिल दिमाग जीतने हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिखाऊंगा। सेम टू सेम जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर दिया उसको, सेम फंडा जम्मू कश्मीर पे डाल दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर हमें दिल दिमाग जीतने तो क्या करना है, बस दिल दिमाग नहीं लिखा, बट वही है क्वेश्चन एज इट इज। तो याद है ना, ये बीएडीपी पहले पूछ चुका है कि नहीं याद? हार्ट एंड माइंड पहले पूछ चुका है, हाँ ना बोलो भाई। तो बस जो पूछा था पहले जम्मू कश्मीर में पूछा था, अब जम्मू कश्मीर को बांट के 2 कर दिया, तब लद्दाख पे पूछ लिया। इतना सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आप उसमें पढ़ोगे ही, जीएस में तो कुछ है ही नहीं। 6 शेड्यूल के आने से क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, वो सब आप पढ़ोगे, दैट इज नॉट अ बिग डील।
बस दिमाग में यही डालना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेडिंग अलग, सिविल एक्शंस बाय आर्मी की हेडिंग अलग। एज सुन एज यू बाइफरकेट दिस यू आर डन। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर 15 मार्क में तो चैलेंजेस लिख देते, बस इतना तो स्पेस ही नहीं बचेगा, तो ठीक है। एडीपी नहीं, बीएडीपी। ओके चलिए 15 मार्कर्स पे आएंगे भाई। एक्सप्लेन द की चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। What measures do you suggest for ensuring energy security along with economic growth and sustainability? Sustainability. कोई बता सकता है मुझे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? जीएस 3 में 21 टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? स्पेसिफिक टॉपिक पूछ रहा हूँ, टॉपिक। ऐसी इकोनॉमी मत बोलो, तो ऑब्वियस सी बात है 11वां क्वेश्चन तो इकोनॉमी से होगा। पागल मत बनाओ, एग्जामिनर थोड़ी हूं मैं। स्पेसिफिक बताओ, और शर्म आनी चाहिए। अच्छा नहीं सॉरी, आपको नहीं आनी चाहिए, आपका हुआ नहीं अभी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ना, अच्छा आपका हुआ नहीं ना अभी, फिर शर्म नहीं आनी चाहिए, सॉरी सॉरी। सुबह बैच वालों को धमकाया था मैंने, उनका हो गया है। Ladies and gentlemen, welcome to the new GS3 pattern of UPSC. We have no question on growth, no question on development, no question on unemployment, no question on planning, no question on government budgeting, no question on inclusive growth directly, no question on investment models, nothing. No question on communication infrastructure, transport and communication infrastructure. Absolutely no question. आपने एक बात देखी होगी, मैंने कॉन्कर के टाइम पे ये बोला कि यार मैं ना इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, एग्री पढ़ाऊंगा, आई3 पढ़ाऊंगा। आपने कई बार देखोगा ना मैंने यहाँ पे आके आई3 बोला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ अलग से आई3? इकोनॉमी का पार्ट है, आई शुड से इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। मेरी फाइल का नाम भी यही है, देखो, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, इको एंड एग्री पीवाईक्यूज। तो मैं क्यों बोल रहा हूं आई3 अलग से? नो क्वेश्चन फ्रॉम कोर इकोनॉमिक्स, जीरो। एक क्वेश्चन आया प्लानिंग का, कहां? GS1 में। GS3 में जीरो क्वेश्चन है कोर इकोनॉमिक्स के। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट नहीं मानना चाहिए, ठीक है, मान लो, मानने के लिए, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मनी एंड बैंकिंग। CBDC इज अ क्वेश्चन ऑफ मनी एंड बैंकिंग। कोर इकोनॉमिक्स के सिलेबस में मनी एंड बैंकिंग लिखा ही नहीं है, ये प्रीलिम्स की नॉलेज से आंसर होगा। जेन्युइनली बता रहा हूं ये चीज। आप मुझे बताओ CBDC आपने कहां पढ़ा है? सिर्फ प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में नहीं पढ़ते हैं इसको, हम पढ़ना भी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहां पूछा था यूपीएससी ने इसी बारी? प्रीलिम्स में पूछा था। सेम चीज उठा के मेंस में पूछी है एज इट इज, याद है? याद है मत बोलो बस, है ना? अच्छा कुछ भी बोलो और समझ में आके बोलो, याद है मत बोलो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आई3 अलग से पढ़ना, आई3 अलग से पढ़ना, आई3 अलग से करेंगे, क्योंकि आई3 की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मॉडल, नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन इंडस्ट्रीज। बाय इन्वेस्टमेंट मॉडल पे नहीं है, अगली बार उस पर भी आएगा। आई3 की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए मेरा फोकस आई3 पे बहुत ज्यादा होता है कि आई3 आपको कवर करना है अच्छे से। इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, किसी पे क्वेश्चन नहीं है भाई। देखो इसको, ये वाला पार्ट देखो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं। और इससे पहले देखो कितने क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे। एक क्वेश्चन इसका प्लानिंग का GS1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आया है
कि भैया कॉलोनियल रूल चला गया, उसके चक्कर में हमारे बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस बन गए थे, इसलिए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मॉडल जो है उसको उठाया, एक्सप्लेन कर दो। कोई अगर ये बोल दे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सिलेबस का क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ पोस्ट इंडिपेंडेंस GS1 के सिलेबस में क्या 2 वर्ड लिखे हैं? अरे बोलो भाई, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस गाइस, क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 वर्ड लिखे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के GS1 के सिलेबस में, रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन विद इन द कंट्री। सिर्फ 2 वर्ड्स, रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। उन दोनों वर्ड्स में इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग यहां से उठा के पूछा है उसका, और यहां पे पूछा ही नहीं है। तो ये काम तो आया बच्चों को, लेकिन GS1 में काम आया बहुत, एकदम ही बिल्कुल ही GS3 के GS1 में क्वेश्चन 2 के पिछले 4 के पूछे थे। बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो क्विकली अपने आपको अपडेटेड रखना है। देन इसका सेकंड टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स का, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ इट। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल अलग चीज है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये है कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जोड़ना है, इंश्योरेंस में जोड़ना है, बैंक अकाउंट्स बनवाने हैं, वो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन है। उसमें हम स्टेट्स को रैंक करते हैं, वो सब बिल्कुल ही बातें अलग हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ है कि मेरे जितने भी लोग हैं उनकी मैं ओवरऑल ग्रोथ कैसे इंक्रीज करूं, सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे करूं, इंटरजनरेशनल पैरिटी कैसे बनाऊं, इंटरजनरेशनल पैरिटी कैसे बनाऊं, ये सब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, पता नहीं लोग क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, है तो नहीं यहाँ का, इक्विटी का है ये टॉपिक इक्विटी का है। फिर गवर्नमेंट बजटिंग, अगेन नो क्वेश्चन फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहां इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया तो है थोड़ा सा, जो क्वेश्चन एक स्टार्टअप्स का है वो दिखाऊंगा, वो इंडस्ट्री पे ही बेस्ड है थोड़ा सा। इंफ्रा में देखो, ये सारा इंफ्रा, रेलवे, एयरपोर्ट, रोड, पोर्ट और उसके साथ एटसेट्रा, ये चारों की चारों चीज वर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रा, इस पे 0 आया। क्वेश्चन कहां से? एनर्जी से, एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से। इन्वेस्टमेंट मॉडल से इस बार क्वेश्चन है, लेकिन अगली बार जरूर आएगा, ये आना चाहिए, मतलब इस पे क्वेश्चन है, काफी टाइम से पेंडिंग है। खैर, कमिंग बैक, लुक एट द क्वेश्चन। Explain the key challenges for India's energy security. What measures do we suggest for ensuring energy security along with the economic growth and sustainability? I3 क्या है सर? अरे इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा एक टॉपिक है इंडस्ट्री, उसमें हम लिबरलाइजेशन पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ग्रोथ पढ़ते हैं, और इफेक्ट ऑफ लिबरेशन कैसे हो इंडिया की इंडस्ट्री से, वो सब पढ़ते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, भी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे नेक्स्ट ही है, ये देखो जो स्टार्टअप का क्वेश्चन है, ये जो स्टार्टअप का क्वेश्चन है ये इंडस्ट्री से ही आया, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद ही हमने देखा कि कैसे इंडिया में सर्विस सेक्टर का बूम हुआ, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ स्टार्टअप आए, लेकिन मेजरली स्टार्टअप्स आर इन द सर्विस सेक्टर। तो कैसे वो सर्विस सेक्टर का स्टार्टअप का ग्रोथ है वो लिबरेशन के बाद है। तो दैट इज वाई दिस इज फ्रॉम लिबरलाइजेशन जो टॉपिक है, लिबरेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओवरऑल, दैट इज इंडस्ट्री। दूसरा टॉपिक है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एनर्जी, फिर उसके बाद 4 ट्रांसपोर्ट, जो 4 तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट के आपके, रोड, रेल, एयरपोर्ट, और उसके बाद एक एटसेक्टर डाल रखा है, इसलिए कभी कभी इधर उधर से क्वेश्चन पूछता है, मल्टी मॉडल का क्वेश्चन पूछता है। देन द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट मॉडल, जो कैसे लिखो, इसमें आप वो सब पढ़ते हो, HAM, BOT, है ना, वो सब जो फालतू इधर उधर के टॉपिक्स हैं, PPP, ये सब जो पढ़ते हो। तो ये 3 टॉपिक को I3 बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द की चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट मेजर्स डू वी सजेस्ट फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी along with the economic growth and sustainability? की चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी लिख सकते हो क्या खुद से? सोचो थोड़ा, लगाओ दिमाग। एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्यों पूछा होगा क्वेश्चन, ये छोड़ो यार, ये नहीं करेंगे। करंट अफेयर, आज को बच्चे मेरे से पूछ रहा था, सर GS3 का पेपर तो करंट अफेयर बेस्ड आया। मैंने उससे बस काउंटर में एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को पता था खुद से पेपर देख के बोल रहा है, किसी का सुन के बोल रहा है। दैट इज द ओनली थिंग भाई, आपको खुद से डिसाइड करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, उनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो भाई पिछले 6 महीने हुआ इसलिए आया है, या पिछले 6 महीने में जो हुआ है वही आया है? एक भी नहीं। क्या आपने एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा? क्या बायोटेक का क्वेश्चन स्टार्टिंग नहीं है? क्या क्यूइंग प्रोटोकॉल परसों साइन हुआ है? क्या CBDC अभी 2 दिन पहले आया है? कब से पढ़ रहे हो CBDC भाई? क्या एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट 3 दिन पहले शुरू हुई थी? या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 2 दिन पहले शुरू हुआ था? अब भाई साहब इंस्पिरेशन तो सब कुछ ही है। हिंदू के कितने आर्टिकल आते हैं एक दिन में? कम से कम 10 तो आते होंगे। इंडिया एक्सप्रेस में 10 आते होंगे, 20 आर्टिकल हो गए। एक महीने में मैं कह रहा हूं 600 छोड़ो 500, 12 महीने में 6000 नए टॉपिक हो गए।
तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही करंट अफेयर से यार, ये क्या लॉजिक हुआ? करंट अफेयर, सोल करंट अफेयर का सिर्फ एक क्वेश्चन है। क्या लद्दाख का क्वेश्चन करंट अफेयर है? 6 कैटेगरी डिमांड परसों शुरू हुई है। अभी कोई बोलेगा सोनम वांगचुक न्यूज में थे इसलिए लद्दाख पूछ ले, अरे यार ये तो वही वाली बात होगी कि सीमा हैदर न्यूज में इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग पूछ रहा है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। आपको समझना है कि आपको क्या चीज करना है। Current affair can be your substantiation to the introduction, to the examples, but it can never be the only source for your answers. Static can be the only source for your answers. एनर्जी सिक्योरिटी है, अब सब बोल रहे हैं भाई लड़ाई चल रही है दुनिया भर में, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन पूछा। नहीं भाई, आप क्यों बोल रहे हो ये? एनर्जी सिक्योरिटी कब से चल रहा है न्यूज में? क्या सिलेबस में नहीं लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी भाई? तो क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई सिक्योरिटी यार? ऐसे तो बहुत सारी चीजें, ऐसे तो बायो इथरी पॉलिसी भी आई थी, वहां से पहले सिक्योरिटी जोड़ लोगे। रिन्यूएबल पे इंडिया काम कर रहे हैं, वहां से सिक्योरिटी जोड़ लोगे, सब कुछ सिक्योरिटी है भाई। तो ये नहीं है ना, अपने आप से देखो, 20 के 20 क्वेश्चन खुद एनालाइज करो, बैठो पेपर का प्रिंट आउट लेके, मजा आना चाहिए इस चीज में तो करने में आपको कि भाई देखो तो से कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन। करंट अफेयर चेज कितना भी कर लो उसका कोई अंत नहीं है, स्टैटिक का है। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर लिया करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर के पास अपडेशन चाहिए, वो अपडेशन इंट्रोडक्शन में जाएगा, एग्जाम्पल में जाएगा, बात खत्म। स्टैटिक कोई कितना भी बोले और इस बात को कोई कितना भी कॉन्ट्रोवर्शियली ले, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हकीकत है। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा, एक क्वेश्चन आएगा बस मिशन दृष्टि, वो है एक प्रॉपर करंट अफेयर क्वेश्चन, और वो ऐसा करंट अफेयर है जो भाई किसी ने कवर ही नहीं किया। तो क्या फायदा फिर करंट अफेयर पढ़ाने का और पढ़ने का? बाकी 19 क्वेश्चन स्टैटिक हैं, चलो मैं कह रहा हूं कि हम बहुत ही 30 मार्क है, मैं वो 20वें क्वेश्चन के लिए करंट अफेयर पढ़ना है, हम करंट अफेयर चेंज करें 20वां क्वेश्चन, मैं स्टैटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 20वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा मिशन दृष्टि का, पढ़ाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर का मिशन था, सब गवर्नमेंट पढ़ाते हैं, तो फिर क्या फायदा है? खैर, एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो छोटा सा वो कलपक्कम वाला पार्ट है वो सोच सकते हो, हाँ उसमें भी अगर आप देखोगे तो पहला पार्ट स्टैटिक, क्रिटिकलिटी की डेफिनेशन स्टैटिक, तीसरा पार्ट बिल्कुल ही जाग के लास्ट में आप सोच सकते हो, नहीं तीसरा पार्ट भी नहीं था शायद, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ना है बिल्कुल नहीं है, ये लो, इंप्लीकेशंस फॉर क्लीन फ्यूचर ऑफ द क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ कंट्री, बस हाँ रिसेंट में ये डेवलप हुआ है, ये बात सही है, बट जो डेवलप हुआ है इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, कल कल पक्कम पे क्वेश्चन नहीं है, होप यू आर गेटिंग दिस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन द स्टैटिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द एंटायर प्रोग्राम, है ना? तो ठीक है भाई, आगे देखो एक बार, सर थोड़ा ज्यादा भावुक हो रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे, बट हाँ इसकी बात कर रहे थे हम, एक्सप्लेन द की चैलेंजेस फॉर इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी। बहुत सिंपल से फ्रेमवर्क होते हैं ऐसे आंसर्स में, जैसे मैंने आपको फूड सिक्योरिटी में एक फ्रेमवर्क पढ़ाया होगा, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, ये 4 पढ़े थे हमने फूड सिक्योरिटी के लिए, सेम है, सेम है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, और लास्ट में कि हम रिन्यूएबल कर रहे हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी वाली बात है, तो लगभग लगभग सेम पॉइंट्स पे एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी चलता है। सो एक्सप्लेन द की चैलेंजेस, तो वही है चैलेंज में जितना भी एनर्जी के लिए चैलेंजेस है, चाहे वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हो, इंडियन पर्सपेक्टिव से हो, रिन्यूएबल नॉलेज में चैलेंजेस हो, डिस्टेंस वाइज चैलेंजेस हो, पैसे वाइज चैलेंजेस हो, सब कुछ एवरीथिंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट। सेकंड, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर, ठीक है, एज इट इज टेबल दी हुई है, एज इट इज कौन कहते बुकलेट में, यहाँ पे लिखा है एनर्जी सिक्योरिटी के डायमेंशंस, चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, वे फॉरवर्ड, एक टेबल से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक टेबल से सिर्फ, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं लिखना, उस टेबल में 20 पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है, एज इट इज है। सर क्वालिटी के नाम पे बस एथेनॉल याद आता है, हाँ बात तो सही है, ठीक है। How are startups in India promoting entrepreneurship, innovation, and employment? Discuss the global and domestic challenges of working and such as suitable measures to overcome these challenges. Can any of you identify the changed pattern of UPSC by this question? आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक इससे पहले देखा तो मेरे को बताओ, लुक एट दिस क्वेश्चन एक बार।
आई होप यू आर गेटिंग दैट दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन स्टार्टअप्स। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। बताएगा मुझे कोई? बहुत इंटरेस्टिंग चीज यूपीएससी ने करी है इस बार 2 क्वेश्चंस में, बहुत इंटरेस्टिंग। पहली बार किया। इसे पता भी चलता है कि क्वेश्चन को कैसे देखा जा सकता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बताओ मुझे। सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ इसमें क्या नया है क्वेश्चन में। आपने हमेशा देखा होगा, लेट मी एक्सप्लेन। आपने हमेशा देखा होगा कि यूपीएससी ये पूछता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन है मेरे मेंस की बात है, पहला क्वेश्चन खुलते जीएसटी का पेपर, एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है एमएसएमई के लिए, पहला क्वेश्चन। अभी भी देख लो, गवर्नमेंट क्या कर रही है लद्दाख के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है जम्मू कश्मीर के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये क्वेश्चन क्या है? स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कैसे कर रहा है कंट्रीब्यूट। यूपीएससी इज ऑलवेज 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 आस्क्ड गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रही है, एमएसएमई के लिए क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। कभी नहीं पूछा था इससे पहले कि ये प्राइवेट सेक्टर की बॉडी क्या कर रही है भाई बाकी चीजों के लिए। स्टार्टअप्स आर प्राइवेट सेक्टर। इसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में पेपर मूव करता है। आप ऊपर से शुरू करो, सब कुछ आपको, सब कुछ गवर्नमेंट दिखेगा। ओएनडीसी गवर्नमेंट, ये कलपक्कम वलपक्कम गवर्नमेंट, लद्दाख जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, सिक्स शेड्यूल हर सब कुछ। बस 2 क्वेश्चंस, एक मिशन दृष्टि और एक ये 2 प्राइवेट पे शिफ्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट इतने लेवल पे मैं वो दिखा रही है कि भाई हाँ पता चले, अवेयरनेस क्रिएट होती है ना पेपर से कि देखो कैसे स्टार्टअप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं देश के लिए अब। तो गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए क्या करे हमने बहुत पूछ लिया। अब आप हमें बताओ कि स्टार्टअप का क्या फायदा है, स्टार्टअप का क्या ग्लोबल चैलेंज है, स्टार्टअप का क्या डोमेस्टिक चैलेंज है, और स्टार्टअप्स के लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं। तो एक सिंगल हेडिंग बनेगी इसकी, दिमाग में आ रहा होगा 3 बना लेते हैं। 3 में देखो क्या दिक्कत होगी, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक इनोवेशन, एक एम्प्लॉयमेंट, एक ग्लोबल चैलेंज, एक डोमेस्टिक चैलेंज, एक मेजर्स। 6 हेडिंग, खराब लगेगा? बना सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, बट ना भी बनाओ तो चलेगा। तो एक मेजर हेडिंग बना के कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप, उसके अंदर भी 3 सब हेडिंग्स बना के इस काम को कर सकते हो। क्लियर? ओके। How Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus level. Explain the various government policies implemented for diversification of Indian agriculture. बताओ भाई देवी और सज्जनों, क्या क्वेश्चन है ये? इज इट डूएबल? एब्सोल्युटली डूएबल भाई। इससे सस्ता क्वेश्चन क्या होगा? इट इज लेजिट नो एफर्ट क्वेश्चन। फूड स्कार्सिटी से फूड सरप्लस की तरफ आ गए हैं, 10 चीजें आपके पास लिखने वाली, सब पढ़ा है मैंने। फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले कितना था, आज कितना है, पहले इंडिया कितना फूड इंपोर्ट करता था, आज कितना है, पहले मिल्क कितना था, आज सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें भी हाउ पूछ रहा है तो बता दोगे ना, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट 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 करेक्ट। एक्सप्लेन द वेज गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ध्यान से, ये तो मैंने भी अभी रियलाइज किया। मेरे एक बात मान लो भाई साहब, अगर सच में आप लोगों को मेंस इंप्रूव करना है, जो भी क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस की स्टेज में कर रहे हो, 5 बार पढ़ो उसको। मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी बोलता हूँ लगूँ कि ये तो प्रीच ही हो रहा है। 3 बार क्वेश्चन देख चुका हूँ, 3 बार, 3 बार। और अब जाके एक फाइनल डिमांड समझ में आई। 3 बार देख चुका हूँ। एक काम करो, एक दूसरी कॉपी में देखोगे, 3 गवर्नमेंट पॉलिसी लिख के दिखाओ मुझे, 3 गवर्नमेंट पॉलिसी जो इस क्वेश्चन को कैटर कर रही है। कोई दूसरी कॉपी में देखेगा, कोई एआई चैट जीपीटी फोन यूज नहीं करेगा। 3 पॉलिसी पूछ रहा हूं, बड़ी बात नहीं है, 3 पॉलिसी लिख के दिखाओ बस। ये जो नीचे वाला है इस पे 3, बस 3 दे दो मेरे को।
आपको बोर्ड क्लियरली विजिबल है? आपको क्लियरली विजिबल है? नहीं तो यहाँ पे स्क्रीन लगवाएंगे एक उधर से। ठीक है। अरे यार मेरे को अब रियलाइज हुआ। बहुत ही बढ़िया। दैट इज वाई एम ऑलवेज सरप्राइज बाई मेंस। मैं कुछ जेन्युइनली बता रहा हूँ, सो सरप्राइज। मैंने 3 बार ये क्वेश्चन देख चुका हूँ, और अब जाके चौथी बारी में एक एक चीज हिट करी। अरे ये नहीं, ये पूछा था। और ये होगा मेंस में आपके साथ, इसलिए बोल रहा हूँ अभी 5 टाइम रीडिंग की हैबिट डालो। मैं अभी गारंटी लेता हूँ, अभी मैं 25 बच्चों की कॉपी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, उनमें से 20 ने गलत लिखा होगा या अधूरा लिखा होगा। गारंटी ले सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ। जिसने 3 लिख लिया हाथ खड़े करते चलना एक बार। और बेस्ट ऑफ लक। लिख के दिखा भाई। और कोई? शिफ्ट करो कॉपी, शिफ्ट करा दो, हाँ। क्या है ये? कोई कॉपी नहीं छुएगा? अरे पेन कहाँ गया मेरा? हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड? अच्छा चलो ठीक है। प्लीज कोई भी डॉक्यूमेंट अगर खोले तो बंद कर दो 1 मिनट के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये था क्वेश्चन। बताओ क्या क्या है? पल्सेस, मिलेट्स, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स। क्वेश्चन सही लिखा है मैंने ये? हाँ। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। द ना, द क्वेश्चन इज अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द डैम इन एग्रीकल्चर। देखो,
हाउ मेनी ऑफ यू, सच बताना, बिल्कुल बिल्कुल सच बताना, आइडेंटिफाई द डिफरेंस की ये एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन पूछ रहा है, क्रॉप्स का नहीं। यही बात ध्यान देने की है बस। शार्प, एकदम शार्प रहना है बिल्कुल पेपर में, शार्पनेस डेवलप करनी है अपने अंदर। ये शार्पनेस जिस बच्चे में आ गई ना, खत्म काम। शार्पनेस डेवलप करनी है। दिस इज अ क्वेश्चन, it is where it is asking about the diversification of the Indian agriculture. When we talk about crop diversification, we talk about two types of diversification. One is the horizontal diversification, where we talk about the different types of crops. One is vertical diversification, we talk about normal crop, high value crop, etc. जो last year पूछा था क्वेश्चन, याद करो। Indian farmers और Indian whatever are shifting to high value agricultural crops, याद है, लिखा है सबने। वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन वी से अबाउट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ उसका एक पार्ट है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज काउंटिंग ऑन लाइव स्टॉक्स ऑल्सो, फिशिंग ऑल्सो, बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो जो पड़ा था। तो ये क्वेश्चन का बेस लाइन वॉज IFS। गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज करके उसको प्रमोट किया। 90% बच्चा सिर्फ पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, ये सब क्या है, क्रॉप। गलत नहीं है, अधूरा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। समझे? हाँ भाई, हाँ ना बोलो कुछ, ऑनलाइन वाले बच्चों जागो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एंड द सिंगल मोस्ट वर्ड बाय वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। Discuss the different types of subsidies and supports provided by the government of India to agriculture sector. Examine the related issues pertaining to agreement on agriculture of the WTO. एक भी बच्चा क्लास में जो इसका कंप्लीट आंसर नहीं कर सकता, एक भी बच्चा। कट टू कट वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया गया है, ये एकदम कट टू कट वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया गया है ना? पक्का? कौन सी हैं सब्सिडीज? क्या क्वेश्चन आया था? What are the direct and indirect farm subsidies given to Indian farm sector? दूसरा को पार्ट क्या था उस क्वेश्चन का? What are the upheavals in WTO? As it is था कि नहीं था? ये वर्ड बाय वर्ड रिपीटिशन है, वर्ड बाय वर्ड, ऊपर नीचे भी नहीं किया कुछ। Look at the question. What are the direct and indirect farm subsidies? What are the direct and subsidies provided to farm sector in India? Discuss the different subsidies and support provided to the government of India to the agriculture sector. Examine the issues pertaining to agreement of WTO. Discuss the issues raised by the WTO to agriculture subsidies. As it is. इससे ज्यादा रिपीटिशन नहीं हो सकता भाई साहब। ये तो मतलब इसका आंसर वहां लिख दोगे उठा के तो भी उतने नंबर मिल जाएंगे लगभग, इतना बड़ा रिपीटिशन है। तो बताइए सर, हेडिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बता देंगे कौन कौन सब्सिडी है। अगली हेडिंग WTO इश्यूज। ध्यान से, ध्यान से। बीच में एक और वर्ड है, सपोर्ट। सपोर्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो, भूलो मत, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। शार्प, लेजर शार्प, प्रिसीजन फार्मिंग नहीं सर, प्रिसीजन आंसर फार्मिंग होनी चाहिए। सपोर्ट, क्या डिफरेंस है सब्सिडी और सपोर्ट में? वेरी गुड। सपोर्ट बहुत ही वाइड है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू रीड फॉर एग्रीकल्चर दैट इज नॉट अ सब्सिडी इज अ सपोर्ट। दिखाओ एग्जामिनर को कि आपने पकड़ ली है उसकी बात। सब्सिडीज की हेडिंग बनाओ, सपोर्ट की हेडिंग बनाओ,
फिर WTO के इश्यूज की हेडिंग बनाओ, इंडिया के रिस्पॉन्स की हेडिंग बनाओ, वे फॉरवर्ड की हेडिंग बनाओ। पांचों बातें आपके मेंस की बुकलेट में एज इट इज है, देख लो जाके, एज इट इज है। सब पढ़ा है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, डी मिनिमिस पढ़ा है, 10% का इशू पढ़ा है, इंडिया क्या बोलता है कि हम तो फूड सिक्योरिटी के लिए करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बर्ड, सब कुछ, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ, every subsidy is a support but every support, yes, correct, clear। चलिए, ये है वो सो कॉल्ड करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर में पढ़ाया ही नहीं किसी ने, व्हाटएवर दिस इज। बच्चे तो इसमें पेज भर के आ जाएंगे, जिसको पॉइंट जनरेशन की स्किल आ गई उसको आ गई। एक वर्ड दे रखा है इसमें जिससे पूरा पॉइंट भर जाएगा, क्या है वो वर्ड? हाँ, इमेजिंग टेक्निक, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ओके। ये बताओ, व्हाट इज एजेंटिक एआई? Explain its working, describe the application, describe the advantages, risk, challenges, falanas, dhimakas, whatevers. क्या क्या है ये एजेंटिक है? कुछ बहुत नया डिफिकल्ट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी ने, क्या है ये? हाँ, एग्जाम्पल देख, सिंपल, एनी एआई बेस्ड एजेंट या एनी एआई टूल दैट इज एक्टिंग लाइक एन एजेंट ऑफ यू, जो आपके भी हाफ पे कुछ काम कर सके, अपने आप से काम कर सके, वो आपका एजेंटिक है, कुछ नहीं है और नथिंग। वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। सर एआई एज एन एजेंट एडिटोरियल में आया था, अच्छी बात है भाई। क्या? इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू, मतलब हाँ हाँ जितना कर सकते हो। लास्ट में एड्रेस करना है बिल्कुल इसको, जब लास्ट के 3-4 मिनट बचे, उससे पहले अपने बाकी आंसर्स बहुत अच्छे लिखो, लास्ट में जाके इस क्वेश्चन को 3-4 मिनट में एड्रेस करो, बात खत्म, ज़्यादा परेशान नहीं होना। इमेजिंग टेक्निक पे जितना कर सकते हो उतना करके आओ। सॉरी, बताओ भाई, मान लो इसके पॉइंट जनरेट करने ही हो, देखो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन एक बार। पहला है सेलेंट फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि, दूसरा बोल रहा है डिस्कस द इमेजिंग टेक्निक यूज्ड इन द सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 3 मई 2026। ऑब्वियसली ये जो है इससे लिंक्ड ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। वाई इट इज बीइंग कंसिडर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड, ऐसा कुछ इसमें बहुत यूनिक है। एक पूरी की पूरी थीम समझ में आ रही है, जो इकलौती थीम समझ में आ रही है वो है, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आप मुझे बता दो, आप कोई कैमरा खरीद रहे हो नया, उसमें क्या क्या देख के खरीदोगे? है ना, हर चीज से इमेजिंग बेटर होती है उसकी, जो भी आपने बोला। तो अल्टीमेटली देयर इज सम मिशन दैट इज गोइंग टू स्पेस और समवेयर, सैटेलाइट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और उसमें कोई बहुत तगड़ी इमेजिंग टेक्निक है, इतना हमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। तो उस इमेजिंग टेक्निक से, भाई इमेजिंग टेक्निक से इमेज ली जाएंगी, वो इमेज जो होंगी वो किसी पर्टिकुलर तरीके की होंगी, कोई इसकी क्वालिटी होगी तो, रेजोल्यूशन होगी तो, क्लियर होगी तो, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी तो, हाई एंड होगी तो, जो भी, बट इमेज जो है वो बेटर टाइप की होगी, तभी इतनी तारीफ करिए, तभी इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछ रहा है यहां पे। पेपर में तो इतने हैंडल कर सकते हैं, देखने के बाद तो ठीक है, मैंने देख ही लिया है क्या है पूरा स्कीम, तो मैं भी समझा सकता हूं, बट पेपर में कैसे लगे मैं वो बोल रहा हूं। नाउ तो रेड दिस इन डिटेल, कि मैं देखो मेरे से मिस कैसे हुआ है, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है अभी समझ में आ रहा है। एग्जामिनेशन में तो हम इसको इमेजिंग टेक्निक से ही तोड़ सकते हैं, जितना तोड़ सकते हैं। अगेन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल ही भाई साहब हवा ही नहीं है, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ना है, 5 मिनट शायद उस पर देनी नहीं है, 5 मिनट फटाफट 1-1.5-2 पेज जितना मर जाए भरना है, आगे बढ़ना, खत्म बात। उस पर टाइम देके बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं, जितने पॉइंट जनरेट हो जाए डन है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 90% पॉइंट्स मतलब एटलीस्ट 60% पॉइंट्स इसमें गलत ही आएंगे। हाँ, अपर्चर, रेजोल्यूशन, एरिया कवरेज, रेंज, क्वेक, बेटर क्वालिटी, प्रिसिजन टेक्निक, रेजोल्यूशन, बड़ा 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 बड़ा, यही सब दिमाग में वहां पे आ सकता है। बाकी ठीक है पढ़ने के बाद तो
पॉइंट्स बन ही सकता है जी। वही वही विजन ही है, वो विजन पे ही है क्वेश्चन। अब कोई बोलेगा विजन पे क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि, खैर, नॉट गोइंग टू करंट अफेयर्स। बताओ भाई। सर अगर ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट है देन व्हाई इट इज नॉट देन एनी करंट अफेयर मटेरियल? क्योंकि एक प्राइवेट का है। प्राइवेट टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कवर करते हैं? प्राइवेट पे नहीं पूछता था वो क्वेश्चन कभी भी। इंटरनेशनल एजेंसीज पे पूछता था या फिर गवर्नमेंट पे पूछता था। प्राइवेट पे पूछ रहा है इसने। देखो भाई क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द चैलेंजेस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया? सिंपल है, कर भी लोगे, अभी बोलूंगा तो भी लिख लोगे इसमें तो आंसर। अपने आसपास ही देखते हो पूरे दिन। फिर डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन सिंपल, दूसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा पार्ट है डिस्कस द सक्सेस और फेलियर केस ऑफ दिल्ली एंड इंदौर सिटीज हाइलाइटिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। ये मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि यूपीएससी जानबूझ के, है, जानबूझ के ऐसे सिमेंटिकली बिठाता है। इंदौर के सिस्टम को तो कम से ही फेलियर है भाई, बस अभी हो गया था वो रिसेंट में सीपेज वीपेज पाने के चलते, उसके बाद ही हुआ वो थोड़ा बहुत, नहीं तो वो तो पॉजिटिव ही चल रहा है, सक्सेस ही है भाई इंदौर तो। जो बार बार ही टॉप करे, जिसकी 3 बार एआर बना जाए, वो जरा कहाँ फेल हो रहा है? उसके फेल तो जबरदस्ती निकालने वाली बात है। दिल्ली ऑन द अदर हैंड इज अ प्रॉब्लम। और यहां पे भी देखो, अब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सक्सेस ऑफ दिल्ली, फेलियर ऑफ दिल्ली, सक्सेस ऑफ इंदौर, फेल ऑफ इंदौर, 4 हेडिंग बनेगी क्या? नहीं, नहीं। दिल्ली इंदौर के सक्सेस, दिल्ली इंदौर के फेलियर, ये बना सकते हो, क्योंकि सक्सेस स्लैश फेलियर है ना, कि मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज हो सकती है। अब दिल्ली में भी तो बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर आप देखो तो वो सीएम मैम रोज बनाती नहीं आजकल वो, कि कैसे हमने लैंड फिल्स एकदम खाली कर दी हैं, है ना, हमने कितनी तेजी से काम किया है, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो पूरा का पूरा जो लैंड फिल है वो खाली हो रहा है ना अभी। आधे लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में टूरिज्म कम कर दिया इस चक्कर में। मैं पूछा कैसे? कह रहे वो पहाड़ थे तो टूरिज्म कम हो रहा है दिल्ली में भाई। बट ठीक है, जोक्स असाइड, तो वो सब अब सक्सेसफुल मॉडल है। आप देखोगे, अगर अपने आसपास भी देखोगे तो नो वेयर बेटर सेग्रीगेशन एट सोर्स, बेटर कलेक्शन एट सोर्स। आप देख रहे ना वो गाड़ी घूमती रहती है दिल्ली में, क्या गाना चला था उसमें? हाँ, ये सबको याद है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हाँ वही 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 वही। तो वो भी सेग्रीगेट करके पूछता है। हाँ, पहली हेडिंग चैलेंजेस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा इसके सक्सेस एंड फेलियर या फिर इनके सेलिएंट फीचर्स, और उसके साथ साथ क्या क्या सक्सेस और फेलियर रहे हैं। तो टेबल भी बना सकते हो उसमें। सॉरी, हाँ वही कह रहा हूं ना, फीचर के साथ साथ उसके सक्सेस फेलियर बना सकते हो, अलग से ना लिखने की बजाय, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं बचेगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक बात कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे, डिजास्टर पे क्वेश्चन आया ही नहीं, ना लैंडस्लाइड, ना अर्थक्वेक, ना अर्बन फ्लडिंग, ना सुनामी, ना साइक्लोन, कुछ नहीं आया। अब क्यों करंट अफेयर नहीं चिल्ला रहे फिर हम? इससे बड़ा करंट अफेयर तो कुछ नहीं है, क्लास 1 ऑफ डीएम। हाँ, अब यहां पे दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बिग लेसन फॉर अस कि यार, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, आपने डिजास्टर में प्री पढ़ लिया, पोस्ट पढ़ लिया, ड्यूरिंग पढ़ लिया, आपने डिजास्टर मिटिगेशन पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, वल्नरेबिलिटी, हजार्ड और रिस्क पढ़ लिया, कैपेसिटी बिल्डिंग पढ़ लिया, फ्रेमवर्क्स पढ़ लिए, डिजास्टर्स पे अलग से पढ़ लिए, फिर नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स पढ़ लिए। क्वेश्चन कहां पे आया? कम्युनिटी। कम्युनिटी की कोई सेपरेट हेडिंग तो नहीं थी हमारे मटेरियल में, लेकिन हर टॉपिक के अंदर कम्युनिटी के पॉइंट जरूर थे। यही समझा रहा हूं इतने दिनों से, एग्जीक्यूशन ऑफ मटेरियल का यही मतलब होता है भाई। अगर इतनी ही पहुंच होती कि पता ही होता कि कम्युनिटी से क्वेश्चन आएगा, तो एक हेडिंग कम्युनिटी की डाल देते, बट इतनी तो नहीं है। तो द बेस्ट वी कैन डू इज वी हैव टू टीच यू द स्किल टू राइट दिस आंसर। आप प्लीज मेरी बात समझो यार, देखो,
मटेरियल से कितने क्वेश्चन आए, कितने डायरेक्टली एड्रेस हो जाएंगे, ये बात कहने सुनने के लिए बढ़िया है। अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो मटेरियल का, अगर आप उससे आंसर नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, स्किल नहीं डेवलप करवा रहा हूं मैं, आप डेवलप नहीं कर रहे हो, तो ये सब बातें फालतू हैं। सीधी सी बात है भाई, आप लोगों से तो क्या झूठ बोलना, लाग लपेट है नहीं इस बात में कुछ। अगर स्किल ही डेवलप नहीं हुई तो चाहे इस बार मान लो, मैं आपको सच बताता हूं, बिल्कुल जेन्युइन बात है आप लोगों के सामने, तो GS2 के 20 के 20 क्वेश्चन हैं कौन करके मटेरियल, 20 के 20, ऑल 20 जो पूछा गया वही 20 के 20 में, बिल्कुल सच आपके सामने, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं इस बात में। जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिया, नहीं क्लेम किया, IPMDA वाला भी, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है। MDA पूरा समझाया है, क्वाड पूरा समझाया है, सागर महासागर पूरा समझाया हुआ है, IPMDA वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं तो जितना क्लोज मटेरियल हमारा IPMDA को लेकर उतना नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट बच्चे ये है कि उस अगर मेरा स्टूडेंट नहीं लिख पा रहा है उस आंसर्स को, उस मटेरियल को यूज करके, तो क्या फायदा है मटेरियल का। तो आपको ये बात समझनी है कि नाउ यू हैव द मटेरियल, और ये तो प्रूफ हो गया अब आपके सामने। यार मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं इसमें अगर हुई तो। ये ना पहला क्वेश्चन है GS2 के इस साल के मेंस का। अरे चलना भाई, दिख रहा है क्या? पढ़ो एक बार क्वेश्चन सब लोग। मैं सिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा कि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो यार, इसलिए GS2 बीच में दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन, थोड़ा ट्रस्ट बैठे चीज पे, तभी आप लोग ये इधर उधर भागना और 10 चीजें पढ़ना बंद करोगे। एक बार पढ़ लो प्लीज क्वेश्चन एक बार सब लोग, एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। सर कम्युनिटी लेड प्रिपेयर्डनेस तो एज इट इज है नोट्स में। ओ, तो मैंने नहीं देखा फिर इसका मतलब। क्वेश्चन पढ़ा सबने भाई? मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी रिलेटिंग टू सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी डियर टू एवरी ह्यूमन बीइंग एंड वेल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, प्रिवेसी पे है, उसके अंदर एक राइट टू प्रिवेसी रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटी है, और ये बहुत हर इंसान को डियर है। भाई देखो बात सही भी है, हर इंसान अपनी आइडेंटिटी को लेके थोड़ा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ये हो जाए कि नहीं यार आप एक लड़का हो कि लड़की हो, ये कोई और डिटरमाइन करेगा, आप नहीं बताओगे, तो यू विल ऑलवेज बी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, और होना भी चाहिए। ये प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट भी है, ये डिग्निटी का इन्फ्रिंजमेंट भी है। सही बात है भाई, है कि नहीं? यही बोल रहे हैं पहली लाइन में, क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है हर ह्यूमन बीइंग के बहुत डियर राइट को, जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट अंडर राइट टू प्राइवेसी। पहला स्टेटमेंट क्लियर सबको? सेकंड देखो अब, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इन 2026 टू द ट्रांसजेंडर पर्सन POR प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। क्या ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्ट के चेंजेस पूछ रहा है आपसे? नहीं सर, नहीं सर, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ट्रांसजेंडर राइट के जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कुछ तो ऐसा नाटक हुआ है, कुछ तो नाटक हुआ है उसमें, कुछ तो प्रॉब्लमैटिक है। तो इन दोनों बातों को रिलेट करके बताओ हमें कि क्या चल रहा है। देखो आप, इफेक्ट ऑफ द, नहीं पूछ रहा है आपसे कि उसके क्या प्रोविजंस हैं, इफेक्ट पूछ रहा है, और इफेक्ट भी ऊपर वाली लाइन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। प्रॉपर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। मैं एक बार बस आपको दिखाता हूं हमने करंट अफेयर्स के लिए क्या दिया था, एक बार बस, ठीक है। हेडिंग देख के लगेगा
कि अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही होगी? प्लीज एक बार सिर्फ इसकी पहली लाइन पढ़ो। हमने 2 पेज का मटेरियल दिया बच्चों को, सिर्फ 2 पेज का। एक पहला पेज भाई यहां खत्म होता है, और दूसरा पेज ये। सिर्फ 2 पेज का मटेरियल, देखो कंक्लूड हो गया। यहां पे सिर्फ 2 पेज का मटेरियल दिया है। उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन है ना, वो साइड में एक टेबल में दिए थे हमने, ये दे। प्रोविजन पे क्वेश्चन, प्रोविजन पे बनाया ही नहीं करंट अफेयर। पूरा का पूरा करंट अफेयर हमने बनाया ही इस बात पे था कि भाई साहब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि सिर्फ प्रोविजन लिख दो। अगर आ गया तो उसके लिए है मटेरियल हमारे बच्चों के पास। क्वेश्चन उसके एनालिसिस पे आएगा कि भैया गवर्नमेंट के बोलने पे कि वेलफेयर बेनिफिट का गलत इस्तेमाल हो रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है कि भाई साहब गवर्नमेंट के वेलफेयर बेनिफिट का ध्यान रखोगे, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का ध्यान रखोगे लोगों की। इस पे क्वेश्चन आएगा, एज इट इज इस पे क्वेश्चन आया। ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये देखो, पोटेंशियल इंपैक्ट ये तो पूछा है, इफेक्ट पूछा है, एज इट इज दिया है। आपको यही, ये इसलिए नहीं दिखा रहा मैं आपको कि एक और क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ मेरा दिखाने का ये औचित्य है, ये एक फंडामेंटल मेरा मोटिव है ये दिखाने के पीछे कि आप प्लीज समझो दैट यू हैव इनफ कंटेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट। ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम हियर ऑन इज ट्रस्ट इट एंड एग्जीक्यूट इट। पढ़ो और एग्जीक्यूट करो, शार्पनेस डेवलप करो अपने अंदर। ये हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई साहब, हर क्वेश्चन में जो आपने, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे में, तो ये वही मैं बात बोल रहा हूं। इवन इफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेडिंग नहीं है, वैसे तो बच्चा बोल रहा है कि है, बट इवन इफ नहीं है तो भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या हर चीज में नहीं पढ़ा हमने? क्या हमने आपदा मित्र नहीं डिस्कस किया है? क्या हमने ओडिशा में पूरा का पूरा कि कैसे साइक्लोन आता है तो पूरे के पूरे सारे के सारे वॉलंटियर्स नहीं डिस्कस किया है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के मॉडल नहीं डिस्कस किए? ड्रॉट में असम के एग्जांपल से कि नहीं डिस्कस किया हमने ये सब? वही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 19, separatist movements have been one of the major factors contributing to militancy and instability in Jammu and Kashmir. Bring out actions taken by the government to bring JNK into national mainstream. Discuss pre and post abrogation status of Article 335A. Also bring out positive impacts of abrogation of both the articles in mainstreaming the state. पढ़ो एक बार. Everybody read the question. हाँ, बहुत सारा पीवाईक्यू है, करेक्ट। जम्मू कश्मीर पे आया है पहले भी क्वेश्चन, सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला पार्ट क्या है? एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग जम्मू कश्मीर नेशनल मेन स्ट्रीम। तो इस एक्शन को अब यहीं पे बस एक्शन को तोड़ लो, टेक्निकल, प्रोसीजनल, ऑपरेशनल, फलानाल ढिमाकाल सब में तोड़ लो उसको, तो वहीं से आपकी बात बन जाएगी। सेकंड पार्ट है डिस्कस पेन पोस्ट एप्लीकेशन स्टेटस पॉजिटिव इंपैक्ट। क्या है? सिंपल सा है, डूएबल। नोबडी विल ओपन द नोटबुक, नोबडी विल ओपन एनी काइंड ऑफ फोन, सबके अपने फोन्स बंद होंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे 3 पॉइंट्स लिख के दिखाओ। नोबडी, अगर किसी ने एआई यूज किया ऑनलाइन, बैन करा दूंगा सीधा कोर्स से, बैन, और 4 से महीने का रिफंड नहीं दूंगा। अगर किसी ने एआई फोन यूज किया तो ये वाला, यहां से 3 पॉइंट्स। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी।
ओनली सेकंड पार्ट। और क्या बचा? सोशल कल्चरल, वाटर, वाटर टनल, हार्ट्स माइंड्स, क्या बचा और? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और कुछ? इलेक्शन पार्टिसिपेशन बेटर हो गया, इंफ्रा डेवलप हो गया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी। ठीक है, बढ़िया। जीरो। अ बिग फैट जीरो। जब यहां नहीं हो रहा, 20 19वां क्वेश्चन है ये, पीक प्रेशर में लिखा जाता है। पागल नहीं हूं जब बार बार बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से, फोकस बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, थोड़ी और मेहनत बढ़ाओ, थोड़ी और मेहनत बढ़ाओ। सर सब सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, कैसे एज जाएगा? हाउ डू आई टेक एन एज? मैं बाकी से बेटर कैसे परफॉर्म करूंगा? क्वेश्चन की डिमांड समझ ले पहले भाई। एक भी पॉइंट अगर इनमें से लिखा है, एक भी, पढ़ो दोबारा, दिमाग ठीक होगा थोड़ा सा। सर एनीवन कैन बाई लैंड आफ्टर एब्रोगेशन, पढ़ ले भाई, पढ़ ले दोस्त, क्वेश्चन पढ़। सर मैंने सिर्फ स्कीम्स के नाम लिखे थे। हाँ बिल्कुल गलत है। पढ़ अब, क्वेश्चन पढ़। अरे खुदा के बंदो, जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, अगर यहां पे आएंगे तो लास्ट पार्ट में क्या आएगा? आंखें खोलो। डिस्कस प्री एंड पोस्ट एब्रोगेशन स्टेटस ऑफ द आर्टिकल्स, नॉट ऑफ द स्टेट।
स्टेट का कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है कि पहले टूरिज्म कम था, अब ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, इन्वेस्टमेंट आ गया, इंफ्रा नहीं था, इंफ्रा आ गया, माइग्रेशन कम हो गया सर, और पता नहीं क्या क्या हो गया सर। प्री पोस्ट एब्रोगेशन, प्री एब्रोगेशन स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, इन दोनों आर्टिकल्स का स्टेटस एब्रोगेशन से पहले और एब्रोगेशन के बाद क्या है, आर्टिकल्स का स्टेटस पूछा है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु आई हैव टॉक्ड टू इन मेंस, गलत। यही बोल रहा हूं, शार्प फोकस डेवलप करना है, शार्प फोकस। स्टेटहुड लिखा है बच्चों, सब गलत है ही नहीं वो क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी कैटेगोरिकल, वेरी टेक्निकल, वेरी जीएस2 टाइप, कि भैया आर्टिकल 370 पहले क्या था वो बता दो, अभी क्या है वो बता दो। द आर्टिकल 370 is derived from the constitution, it does not exist. Yes or no? No sir, no. लेटेस्ट एडिशन भी देखोगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आया है उसमें भी आर्टिकल 370 है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हट गया है। जो उसकी पिछली फॉर्म थी उसमें इनऑपरेटिव हो गया है, और अब बस उसमें एक प्रोविजन ये है कि नाउ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू जम्मू कश्मीर। तो ये प्रोविजन बस अब लागू है, बाकी सब इनऑपरेटिव, इनएग्जिस्टेंट है। आर्टिकल 335 के बारे में बताना मुझे जरा, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज पे है ये? हाँ, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में है, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज में है, इमरजेंसी में भी हो सकता है ना? ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स में है ना। सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा काम तो नहीं था आर्टिकल पढ़ाना। है किसी के फोन में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, है किसी के बैग में? निकालो, देखिए जरा 35 पे कहाँ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ निकालो निकालो। Was 35 introduced by a constitutional amendment of Article 368 under Article 368? ये सब हमें क्या पता सर, हमारा क्या मतलब इन बातों से। It was added by a presidential order. It was not added by Article 368 of the Constitution. आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करके नहीं डाला गया था, तो वो स्टेटस पूछ रहा है। ये जो आर्टिकल 35 है ये कत्ते खत्म हो गया अब, इसका कॉल यही है वो आर्टिकल जिसकी वजह से सारी चीजें सेपरेट हुआ करती थी, अब इसकी वजह से सब खत्म हो गया है। नहीं वो उसका भी इंपैक्ट नहीं पूछ रहा है, वो उसका बस आर्टिकल का स्टेटस पूछ रहा है। भाई सब मत लिखो, इट इज ओनली आस्किंग द स्टेटस ऑफ द आर्टिकल, बस उतना ही लिखो। अब ऐसे में व्हेन एवरी स्टूडेंट इज राइटिंग अ रॉन्ग आंसर एंड यू इवन राइट 2 पॉइंट्स, बस 2 पॉइंट्स, आप एग्जामिनर को बस ये यकीन दिला दो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, मिल गए नंबर भाई, आ गए नंबर, इतना ही चाहिए। अब लास्ट पार्ट देखो, ऑल्सो ब्रिंग आउट द पॉजिटिव इंपैक्ट। सर मैं तो जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मुझे भी क्लियर नहीं है। हाँ also bring out the positive impacts of application of both articles in mainstreaming the state. Now you can talk about जो भी हमने ये सब लिखा था कि भाई हाँ ये दोनों खत्म हो गए, इसलिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। लिंक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, सॉरी मतलब ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सीधे सीधे लिखना। पॉजिटिव, अच्छा देखा एक चीज हमेशा पूछता था इम्पैक्ट, इसमें क्या पूछा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, है ना, बिकॉज देयर कैन बी नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस।
ठीक है, खैर समझाने के लिए समझा रहा हूँ बस, एग्जामिनेशन में बातें समझ तो आ ही जाती हैं। एग्जैक्ट नहीं पता होगा कोई बात नहीं, ये तो पता होगा ना कि आर्टिकल 370 पहले था, अब नहीं है ऑपरेटिव, इतना तो पता ही होगा ना। चाहे आप डिलीटेड भी लिखोगे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, एग्जामिनर इसी बात में सेटिस्फेक्शन ले लेगा कि इसको कम से कम क्वेश्चन समझ में आया, है ना। इनइफेक्टिव, इनऑपरेटिव, सीजेस टू एग्जिस्ट, कोई वैसा वर्ड लिखोगे तो भी चल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ देख ही नहीं रहे हम तो, हमें ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे, पहले ध्यान तो दो, कंटेंट तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन तो ध्यान दिया जाए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए एक हेडिंग बनेगी ना उसमें, सक्सेस ऑफ द मॉडल्स, फेलियर्स ऑफ द मॉडल्स, उसके अंदर पॉइंट देके एग्जाम्पल में दिल्ली इंदौर, दिल्ली इंदौर, दिल्ली इंदौर, दिल्ली इंदौर। हम्म, नहीं एग्जाम्पल से जाएगी ना। मान लो आपने लिखा कि सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं होता है, तो एग्जाम्पल दिल्ली में, दिल्ली लिखो वहाँ पे। पॉजिटिव में लिखा आपने कि सेग्रीगेशन एट सोर्स 100% है, एग्जाम्पल में इंदौर लिखो वहाँ पे, सक्सेस में अगर आपने लिखा तो। पढ़ो भाई वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, रीड द क्वेश्चन, ये तो सिंपल है थोड़ा। ठीक है, ठीक है चल जाएगा। हाँ यही है, जो हेडिंग बनेगी वो ये बनेगी, स्टेटस प्री एप्रोगेशन, स्टेटस पोस्ट एप्रोगेशन, उसके अंदर टेबल बनाओ, इधर 370, इधर 35 है, उसकी अपनी अपनी लाइंस, बस इतना ही है, बहुत छोटा सा पार्ट है वो। पढ़ो भाई सब लोग पढ़ो एक बार, रीड दिस एवरीबॉडी। देखो मैं सबसे डिफिकल्ट क्या होता है इसमें, एक बार ढंग से पढ़ के देखो इसको, लुक एट द क्वेश्चन थरली। क्लियर है, सिंपल है। टेरर फंडिंग के सोर्सेज दो पूछ रखे हैं, काउंटरफीट और एक मनी लॉन्ड्रिंग, डिटेल में अपने पढ़ाई है, इसको पूरे को डिस्कस करना है। एक बार काउंटरफीट को डिस्कस कर देंगे पूरा, एक बार मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्कस कर देंगे पूरा। अगर बोलेगा धुरंधर से इंस्पायर्ड है ये, है ना, तो ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है, तो वो सब पढ़ा था ना, एगमॉन्ट ग्रुप, ये सब जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब उसमें आ जाएंगी। हाइलाइट द रोल ऑफ एफएटीएफ एंड मेथड्स ऑफ कंप्लायंस विद मेंबर्स इन प्रिवेंटिंग टेरर फंडिंग। एफएटीएफ क्या करता है, मेंबर स्टेट्स के क्या उसमें लिस्ट वेस्ट और आपस में कैसे वो रिव्यू करते हैं, पीयर रिव्यू वो सब होता है। तो दीज पॉइंट्स विल गो हियर, ये सब एज इट इज आपके नोट्स में है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, इट विल बी डन। क्लियर है, तो दीज आर दी 20 क्वेश्चंस लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या समझ में आया, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द GS3 पेपर? अपने अपने पॉइंटर्स बोलो मुझे एनालिसिस के, देखता हूँ किसको कितना समझ में। हाँ भाई बता, पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। तो बात की एक बात तो यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं नहीं सही है, लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, है ना। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है भाई कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ घबराना नहीं है। ओए सीरियसली बताओ, नाटक नहीं, हाँ वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है, फोकस इंक्रीज करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, डिमांड समझनी पड़ेगी,
करेक्ट, इंटरलिंकेजेस, करेक्ट। हाँ, सिलेबस याद होना चाहिए, एब्सोल्युटली, बेस लाइन समझनी पड़ेगी, है ना, बेसिक का डेटा रेडी कर सकते हैं, सही। सर आर्टिकल 35 है कि नहीं है? 35A आपको नॉर्मली ये जो बोल रहे हैं बैठ के फंडामेंटल एट फंडामेंटल डिपेंड्स पे, यहाँ सब नहीं है। इट इज एन अपेंडिक्स, इट वाज इन अपेंडिक्स 1, इट वाज नॉट ये नॉर्मल 35 36 के बीच में नहीं था, अपेंडिक्स 1 में था, जाके देखोगे जब तो। खैर, डज नॉट मैटर। ये द डिस्कशन वाज नॉट अबाउट कि एग्जैक्ट ये कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाहता पूरे डिस्कशन में हम क्या गलतियां करते हैं और हमें आगे क्या ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना। तो ठीक है, कब कहाँ क्या था तो ठीक है, राइट तो ये एनालिसिस समझना है। ट्रेडिशनल इंटरनेट सिक्योरिटी जैसी आती है वैसी आई है, बस थोड़ी सी इंटरनेट सिक्योरिटी अब GS2 में, GS2 के साथ लिंक करके पूछिए, 2 क्वेश्चंस में दोनों में पूछी। लद्दाख वाल मैसेज शेड्यूल, इसमें 370-35 का एब्रोगेशन के बाद का स्टेटस, राइट, तो दोनों बातें पूछी। देन इसके अलावा और क्या समझा हमने? साइंस एंड टेक विद एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एनवायरमेंट डिजास्टर, और क्या समझा? प्राइवेट की कुछ कुछ चीजें भी देख सकते हैं आगे से हम, है ना, बहुत चेंज नहीं करना है। अब मुझे बता दो, अब तो 20 के 20 क्वेश्चन देख लिए, अब बता दो मुझे भाई साहब कैसे कोर करंट अफेयर कितना है इसमें? कहाँ है यार करंट अफेयर कोर? ये पता नहीं क्या वो नया चल गया है। आप सच मानो मेरी बात, ये स्टैटिक से नहीं हटकना है भाई, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 सो कॉल्ड दी करंट अफेयर पेपर, उसका तो करंट अफेयर कहीं नहीं पूछता। आप देख लो ना यार, आर्टिकल 370 कब हटाया था, इंटरमीडिएट रूल्स की गाइडलाइंस कब आई थी, सब करंट अफेयर कैसे है यार? ये तो सब स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। अब कोई जम्मू कश्मीर पढ़ाएगा तो आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन पढ़ाएगा ही यार। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अमेंडमेंट अब स्टैटिक है। करंट अफेयर तो ये है ना क्या, पिछले 1 साल में, मैं कह रहा हूं 2 साल में जो न्यूज में रहा वो न्यूज हमसे पूछो, जो उसने पूछा मिशन दृष्टि में, डेट देके पूछा बाकायदा भाई साहब, चिढ़ाने के लिए कि जिस टाइम तुम सोच रहे थे कि अब प्रीलिम्स का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो उसी टाइम न्यूज़पेपर से पूछूंगा मैं, है ना, तो ठीक है। हाँ, बाउंस रहा है तो कीवर्ड देखना है, सही है। हाँ, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन एक चीज है। अगर देखो यार, मैं वही बोल रहा हूँ, आज मैं सुबह से 2 बार एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बार और दे देता हूँ। अगर इतना बच्चा मेंस दे रहा है, लेट्स से दिस इज 10,000 12,000 स्टूडेंट, उसमें से इतने बच्चों का तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। इतना बच्चा लगभग क्वालिटी आंसर नहीं लिखेगा, बहुत कम, मतलब बहुत कम पॉइंट्स लिखेगा। इतने बच्चे जो कंप्लीट भी करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स अच्छे लिखेंगे, उनमें सब्सटेंशिएशन, क्वालिटी, वैल्यूएशन बहुत कम आएगा। इतने बच्चों का यूनिक कंटेंट कम आएगा। ये अब जो लास्ट बचा, ये है वो जो फाइनल 100, 150, 200 बच्चा है जो टॉप पे आएगा, जो मेंस के टॉप पे आएगा। इसमें भी इंटरव्यू इंटरव्यू के 100 नाटक है, ऑप्शनल के नाटक है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। जीएस के टॉप में बस इतना बच्चा है, जो वो 450 के आसपास का बच्चा है, उसमें जाना है, इसमें नहीं। ये बहुत बड़ा क्राउड है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने 300 से कम नंबर भी देखे हैं जीएस में, 252 नंबर भी देखे हैं जीएस में, तो ये है 252, यहाँ नहीं रहना है। ये मीटर बढ़ाना है, बढ़ाते 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 कम से कम 450 लेके आना है। और वहां पे फिर जो ये फोकस है, ये लेजर शार्प चाहिए। वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड डिमांड मिसिंग, वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड दीज सिली लिटिल थिंग्स। टॉप प्रिसीजन, टॉप लेवल प्रिसीजन चाहिए वहां पे। कंटेंट के बारे में आई होप ये बात क्लियर है कि कंटेंट इनफ है आपके पास, या किसी को लग रहा है कि नहीं सर, जनरली किसी को लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा कंटेंट और मैं 2-4 जगह से पढ़ सकता हूं, अभी जनरली मुझे डिस्कस कर सकते हो, अभी डिस्कस कर सकते हो, क्लास के बाद नहीं, अभी बताओ। बिकॉज नहीं रिक्वायर्ड है भाई, नहीं रिक्वायर्ड है। आप कोई भी क्रॉसवर्ड डॉक्यूमेंट उठा के देखो, आपको दिखेगा कि कितना प्रिसाइज कंटेंट है, बस आपको उसको अप्लाई करना है। दैट इज द ओनली स्किल दैट यू नीड फ्रॉम हेयर ऑन, ओनली स्किल दैट यू नीड फ्रॉम हेयर ऑन, कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, दैट इज इट। तो प्लीज फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, दैट इज माई ओनली सजेशन। रात के आखिर में, मतलब जो दिन के लास्ट में बैठो, रात सोने से पहले 2 क्वेश्चन उठाओ, उसे ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो और क्या पॉइंट, और क्या पॉइंट, और क्या पॉइंट, इंफ्रा से क्या आ सकता है, सर्विस सेक्टर से कुछ आ सकता है क्या, एग्रीकल्चर से कुछ आ सकता है क्या, एग्रीकल्चर में भी छोटा छोटा तोड़ो उसको। आखिर में, दिन के आखिर में 2 क्वेश्चन उठाओ, करो उनको, तब वो स्किल डेवलप होगी, तब वो शार्प, वो कि भाई कोई भी कुछ देगा तो 10 पॉइंट तो आएगा। दिक्कत पॉइंट्स की है ही नहीं अब,
दिक्कत तो ये है कि मैं पॉइंट के आगे कितना अच्छा चीज ऐड कर सकूँ, उसकी दिक्कत, उसका कंपटीशन है, पॉइंट की दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू बी। और वो प्रैक्टिस से ही आएगा यार, वो खुद से ऐसे एकदम से डेवलप नहीं हो जाएगा, वो आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। 2 क्वेश्चन दिन के आखिर में प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, 4 महीने से ज्यादा है, बहुत आराम से हो सकता है अगर करोगे तो। जितना GS3 हम 1 1.5 2 महीने में कवर कर रहे हैं, इतना 6 बजे घर पहुंचते हैं GS2 के पेपर के बाद, अगले दिन सुबह 8:30 बजे एंट्री हो जाती है एग्जामिनेशन। इस 14.5 घंटे के अंदर अंदर सोना भी है, GS4 भी रिवाइज करना है और GS3 भी रिवाइज करना है, ट्रैवल भी करना है, तैयार भी होना है, और तब भी बच्चे पूरा GS3 रिवाइज कर लेते हैं। तो कंपटीशन ऑलरेडी वहां पे है। जो ये सब नहीं कर रहे हो तो कंपटीशन में है नहीं, वो तो ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस दे रहे हैं, वो वाली बात है। तो कंपटीशन ऑलरेडी वहां पे है, आपको बस उसको बीट करके आगे निकलना है, उसके लिए तैयारी इन 4 महीनों में है, उसके लिए अपने पूरी जान डालनी है। पर भाई साहब डाल दी तो होता है भाई, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल। 450 वाले 450 वाले होते हैं भाई, बहुत तगड़ी स्किल होती है आंसर राइटिंग की, वो डेवलप करो यार, डालो मेहनत। अब तो मेंस हो गया, अब तो दिख गया कि यूपीएससी क्या करने वाला, अगला मेंस तो आपका ही है, समझो। अगला मेंस का पेपर किसका है? इट्स योर्स। हो गया जीएसएस से, अगला एसए का पेपर ऐसा GS1 GS2 GS3 GS4 आपका ही है। तो इट इज नॉट वेरी फार अवे, अब तो वो उल्टी गिनती शुरू हो गई, 1 साल से कम फॉर योर मीन्स टू एंड। ओके, ठीक है, डरा डरा तो नहीं दिया मैंने? हाँ, वो थोड़ा बहुत डराए भी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई करते रहो, और कंटेंट को यूटिलाइज करते रहो, क्योंकि कंटेंट हमने आपको इनफ दे दिया, इससे तो कंटेंट को नहीं चाहिए। ये मेरा बिल्कुल पीरियड वाला सिग्नेचर है एकदम। चलिए, थैंक यू। एनवायरमेंट बाद में शुरू करते हैं, अभी आप GS3 एंजॉय करो थोड़ा सा, एंड टेक केयर ऑफ इट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस।